प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। नाज़रीन, सेनेट ने साइबर क्राइम बिल की कुछ तरामीम के बाद मंजूरी दे दी है और अब ये बिल दोबारा कौमी असम्बली के पास जाएगा गौर व खौज के लिए। कहा यह जा रहा है कि अपनी अददी अक्सरियत की बिना पर हुकूमत इस बिल को किसी न किसी तौर पास करवाने में कामयाब हो जाएगी। अब मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इसकी कुछ शिकों पर बहुत एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर शिक 17 और 18 जो है उसके बाद उस पर बहुत तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर शिक 18 के तहत किसी भी शख्स की इज़्ज़त नफ्स मजरू करने के जुर्म में उस शख्स को 3 साल की कैद हो सकती है। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि फ़लाँ शख्स ने सोशल मीडिया पर मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया है तो मैं उसके खिलाफ एप्लीकेशन दूंगा और वो 3 साल के लिए जेल जा सकता है। इसी तरह से सियासी और मज़ाहिया तनकीद जो है वो भी जुर्म तस्वर होगी। यानी आप किसी के खाके नहीं बना सकते, कार्टून्स नहीं बना सकते और पॉलिटिकल सैटायर जो है उसको रोकने के लिए बिल में ये शिक रखी गई है। इसके साथ साथ कोई भी शख्स किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर ईमेल नहीं कर सकता। यानी अगर मुझे कोई शख्स अपने इलाके के मसाइल बताने के लिए ईमेल करे और मुझे नागवार गुजरे कि इसने मुझे ईमेल क्यों की है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसने मेरी मर्जी के खिलाफ ईमेल की है। इस शख्स को इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो शख्स भी 1 साल के जेल जा सकता है। और मुख्तलिफ हवालों से तनकीद करते हुए कहा जा रहा है कि ये आज़ादी राय को छीनने की कोशिशें हो रही हैं, इंटरनेट पर का आज़ादाना इस्तेमाल जो है उसको रोकने की कोशिशें हो रही हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में इस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास ज़ाहिर है इसका जवाब मौजूद है और इन तमाम एतराज़ात के हवाले से दलाइल मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम हुकूमती मौक़िफ़ के साथ साथ जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोशल मीडिया की जानिब से जो तनकीद उस पर की जा रही है, आज हम इस पर तफसील से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवाता हूँ। मेरे साथ राना अफजल साहब मौजूद हैं, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। जिब्रान नासिर साहब मेरे साथ कराची से मौजूद हैं, अब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से असद बेग मौजूद हैं। असद बेग एक मीडिया राइट्स पर काम करने वाली एक NGO है, मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, इसका हिस्सा हैं और इन्होंने सेनेट में एक डॉक्यूमेंट में सबमिट किया है जिसमें रिकमेंडेशंस और प्रपोजल जो हैं वो दी गई हैं कि अगर आप इस बिल को पास करवाना चाहते हैं तो कम से कम इसमें ये चीज़ें जो हैं वो ऐड कर ली जाएँ या इन चीज़ों में बेहतरी ले आई जाए। ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सोशल मीडिया टीम्स के हेड्स हैं या उनके मेंबर्स हैं उनको ज़रा मुख्तसरन प्रोग्राम में 2-2, 3-3 मिनट के लिए मौका मैं ज़रूर दूं ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मीडिया सोशल मीडिया को ऑपरेट करते हैं उनके हम तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से जान सकें। सबसे पहले ज़रा मैं असद बेग साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मेरा पहला बुनियादी सवाल आपसे ये है कि बुनियादी एतराज़ क्या है इस बिल के ऊपर आपको, क्योंकि बहुत हवालों से ये बिल पॉजिटिव भी है। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप इस पर अब प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। बिल पॉजिटिव मुख्तलिफ हवालों से है कि नहीं है उस पर तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि सिविल सोसाइटी के लोग इस बिल के या साइबर क्राइम्स बिल के पाकिस्तान में ख़िलाफ़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक इफ़ेक्टिव साइबर क्राइम्स लॉ आए, बल्कि हमें ये लगता है कि अगर इस वक्त आपने पाकिस्तान में एक साइबर क्राइम लॉ नहीं बनाया तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त। तो इसलिए हमें ज़्यादा एतराज़ात हैं इस बिल पे कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ 3 बड़े पॉइंट्स, क्योंकि बाकी भी लोग मौजूद हैं, 3 बड़े पॉइंट्स पे बात करूंगा। एक तो जनरली हमें लगता है कि इस बिल में बहुत सारी पावर्स जो हैं वो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट के नीचे जो इदारे हैं उनको दी जा रही है। PTA फॉर इंस्टेंस 34 सेक्शन है, बहुत क्लियरली वो ये कहता है कि अकाउंट किसी का भी कोई भी कंटेंट ऑनलाइन किसी भी तरीके से हटाया जा सकता है। PTA के पास ये अथॉरिटी होगी। आया कि अब जो नया ड्राफ्ट आया, जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें कुछ उन्होंने ऐड करने की कोशिश की है कहीं पे कि उन्होंने कुछ ये कहा है कि दे मे डू सम ओवरसाइट मैकेनिज्म, बट अभी तक उसमें ये बहुत क्लियर नहीं है कि किस किस्म का ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा। देखिए, गवर्नमेंट को इस किस्म की ओवर ब्रॉड अथॉरिटीज देना, स्पेशली आपका पहला एतराज इस पर यह है कि हुकूमत ही के एक इदारे को अख्तियार दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत इसको अपने मुफाद में कंट्रोल कर सकती है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। जी बिल्कुल, एक तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा। दूसरा कंसर्न हमारा ये है कि विसल ब्लोअर्स, यानी कि वो लोग जो कि एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, डेटा लीक करते हैं, जर्नलिस्ट सोर्सेज भी होते हैं कई विसल ब्लोअर्स, उनका प्रोसेस को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। अब ये बड़ी एक लंबी डिबेट है, लेकिन मैं इसको समराइज कर दूं आपके लिए। गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि हमने 1860 PPC के डिफेंसेस ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन हैं, वो जो डिफेंसेस PPC में आपको मिलते हैं वही इसमें मिलते हैं।
हमने उनको ये कहा था कि भाई एक ऐसा इसमें क्लॉज बिल्ड कर दें जो कि कम से कम विसल ब्लोअर्स और जर्नलिस्टिक सोर्सेज के लिए तो हो, जो कि उनको प्रोटेक्शन दे। अब बात ये है कि अगर आपने 1860 के डिफेंसेस हमें देने हैं तो फिर आप वही पीपीसी को इस्तेमाल करें, नया साइबर क्राइम बिल आपको बनाने की क्या जरूरत है? मतलब पाकिस्तान साइबर कानून का कोई जी अगर आप नया साइबर क्राइम के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं सर, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज है जिसके लिए नए लॉ की जरूरत है। तो अगर आप उसमें ऑफेंसेस बना रहे हैं तो उसी में फिर हमें डिफेंसेस भी दें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक पॉइंट है जो कि हमें डिस्कस करने की जिस पे जरूरत है। और जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि और तीसरा नुक्ता भी जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा नुक्ता यह है कि हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि एक तो ये कि इनलाइन नहीं है शायद फेयर ट्रायल एक्ट से और बाकी लॉज से, और इसमें उनकी सजाएं कुछ थोड़ी सी ज़्यादा कर दी गई हैं। फॉर इंस्टेंस डेफेमेशन एक्ट है पीपीसी का 2004 का, उसमें दो साल की मेरे ख्याल से सजा है, और उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आपने कोई ऐसी बात की है जो कि गलत है, आपको लगता है अप्रूव हो गई है बाद में गलत है, आप उसी मीडियम पर माफ़ी मांग लें। इसमें अलबत्ता वो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें आपको 3 साल की सजा भी दी गई है और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। और दूसरा आपने एक बात की थी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड भी कर लूं असद, आपके प्रोग्राम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि एक इसमें सेक्शन था कि किसी का फेस डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, इसके मुताबिक वो क्रिमिनल ऑफेंस था। जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं वो उसमें से निकाल दिया गया है। लेकिन सर एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है कि सेक्शन 18 जो है वो एग्जैक्टली मैं अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं बता दूं आपको वर्ड कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जो कि आप शेयर करते हैं विच यू नो टू बी फॉल्स एंड इंटिमिडेट्स और हार्म्स द रेपुटेशन और प्राइवेसी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। अब ये देखें कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि हर रोज की बेसिस पे फेसबुक पे आम यूजर्स शेयर करते हैं, मीम बना के पॉलिटिशियंस के एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो इन्फॉर्मेशन दे आर मेड फॉर ह्यूमर, वो कोई रियल जर्नलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो कि उन्होंने वेरीफाई की होती है। तो वो सारी की सारी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो इसके नीचे आती है। बाय द वे हमने ये भी और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें एक प्रोवाइजो मैंने आपका पॉइंट ले लिया। मैं जिब्रान साहब, अब इस तरह से अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं, फेसबुक पर जाएं या ट्विटर पर चले जाएं, और अगर हम लोगों के स्टेटस या ट्वीट्स को देखना शुरू करें तो शायद 70 to 80% ट्वीट्स हमें ऐसी मिलेंगी जो किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी शिक के जरिए से उन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आम लोगों के लिए जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हैं, आम यूजर्स हैं एक एवरेज लेवल के? काफ़ी सारे लेजिटिमेट पॉइंट्स और रेलेवेंट पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट्स जो बड़े कंसर्न्स हैं वो असद आपके सामने रख चुके हैं, बिल्कुल सही तरीके से रख चुके हैं कि सिविल सोसाइटी या जो इंसानी हकूक़ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो साइबर क्राइम के बिल के हवाले से उसके ख़िलाफ़ नहीं है, मगर साइबर क्राइम बिल की आड़ में अगर कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर तबसरा ज़रूर कर रही हैं। हर कानून का ख़ास तौर पर अगर कोई जमहूरी पार्लियामान उसे पास करे तो उसका पस मंज़र होता है। इस बिल में ऑनलाइन थेफ्ट के हवाले से, एक्सेस के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से कवानीन है, हेट स्पीच के हवाले से कवानीन है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कवानीन है, रिक्रूटमेंट फॉर टेररिस्ट और प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस उनके हवाले से कवानीन हैं। तो हर चीज़ का पस मंज़र होता है। पस मंज़र इस वक्त दुनिया में दाइश है, पस मंज़र इस वक्त दुनिया में बढ़ती हुई ऑनलाइन शिद्दत पसंदी है, इसके ज़रिए लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। इराक और सीरिया में बैठे हुए बांग्लादेश में भी लोग रिक्रूट हो जाते हैं, फ्रांस में भी हो जाते हैं और यूएस में भी हो जाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल के ज़रिए। इस वक्त ये भी हकीकत है कि फ़िरक़ों की बुनियाद पे, नस्ल परस्ती की बुनियाद पे या ज़बान की बुनियाद के ऊपर जो है नफ़रतों का कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, जिससे माशरे में शिद्दत पसंदी भी फैलती है, तासुब भी फैलता है, क्राइम भी फैलता है, दुश्मनियाँ भी बढ़ती हैं। इन सब को रोकने के लिए तो ऑफकोर्स लॉज ने आना है, वो ज़रूरी है, मगर साथ साथ पस मंज़र पनामा लीक्स भी है, साथ साथ पस मंज़र हमारे रियासती इदारों के अंदर करप्शन भी है, साथ साथ पस मंज़र पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली भी है, साथ साथ पस मंज़र जो है हमारे बहुत सारे खुफिया सफारती हम जो है खारजी हम एग्रीमेंट्स नसीब पे है, इसके बारे में बोला जा रहा है जी बहुत खुफिया, इसकी डिटेल्स हम नहीं दे सकते, ये भी हैं। अब कल को अगर 92 का चैनल कोई बड़ा इंकशाफ करने निकलता है और पनामा लीक्स की तरह किसी रियासती इदारे या किसी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत के बारे में डॉक्यूमेंट रखता है जो रेलिवेंट सामने हो, तो इसके अंदर तो ये भी शिक दी हुई है कानून के अंदर कि जी कोई ऐसा आप अगर चीज़ कर दें जिससे गवर्नमेंट इनसिक्योर हो जाए, कोई ऐसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने बता दिया जी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपको बुनियादी बेसिक चीज़ें फराहम कर रहा हो, जिसमें बिजली, पानी, गैस, इस तरह की चीज़ें बेसिक कम्युनिटीज़ दे रहा हो या जो स्टेट की रनिंग में काम कर रहा हो। तो अब इस तरह की वेग डेफिनेशंस देखते हुए अगर कल को किसी भी इंकशाफ की वजह से, और आप छोड़ें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, मैं जर्नलिस्ट सबके की बात कर रहा हूं, आप खुद बकौल एक चैनल के ऊपर बैठते हैं, कभी कभी चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी अलाउ नहीं करती कि कोई मटेरियल शेयर किया जाए ऑनलाइन टीवी के ऊपर, तो बड़े बड़े सहाफ़ी बैठ के अपने ट्विटर अकाउंट्स पे, फेसबुक पर, वेबसाइट्स पे चीजें शेयर करते हैं। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। इस कानून में अच्छी बातें, रेलेवेंट बातें बहुत सी आई हैं, मगर
इशू कहाँ ये होता है कि अगर हम इस बातों पे फोकस करें हुकूमत की कि जी देखें जी दहशतगर्दी के खिलाफ हम साइबर क्राइम लॉ ले आए हैं, बिल्कुल सही, आपने ये अमल दरामद होगी, बिल्कुल ठीक है। मैं बात मुकम्मल कर लूं कि साइबर क्राइम में दहशतगर्दी के हवाले से कानून जो है वो 97 का आया हुआ है, जिसपे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो लग रहा है कि इस कानून के बाद अगर अमल दरामद होगा तो हेट स्पीच वाली शिकों पे नहीं होगा, वो उन शिकों पे होगा जिससे हुकूमत अपने आप को बचाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूं, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे सामने आए हैं, ये मैं राना अफजल साहब के सामने रखता हूं। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम साइबर क्राइम बिल के हवाले से बात करें और उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, उस पर हम बात करें। राना अफजल साहब की तरफ मैं जाऊँगा। राना साहब, अगर सिर्फ मजहबी मुनाफरत को रोकना और दहशतगर्दी को कंट्रोल करना इस बिल का मकसद होता तो शायद सभी इसको सपोर्ट करते, लेकिन एतराज़ात शायद इस वजह से उठाए जा रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंटेंशंस भी मालूम होती हैं। पनामा का एक पस मंज़र भी इसमें दिखाई देता है और अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सोशल मीडिया सेल्स हैं जो बड़ा एक्टिवली और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, शायद उनको कंट्रोल करना भी मकसद है, ऐसा लगता है तनकीद करने वाले लोगों को। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब। मेरे नज़दीक एक बेसिक सवाल है कि आपको एक नया मीडिया मिल गया जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर आप वो सब तमाम चीज़ें कर सकते थे जो आप पहले कर सकते हैं और उसके ऊपर वो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या एक नया मीडिया मिल जाने से इखलाकियात के लेवल भी बदल जाने चाहिए? अगर पुराने जो आपको सहूलियात मौजूद थी, वो जो भी मीडियाज़ आपके पास मौजूद थे, टीवी था, ख़त लिखते थे, माइक पे बात करते थे, अगर आपको उससे ज़्यादा तेज़ फास्ट एक मीडिया मिल गया जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं और उसके अंदर आप कम्युनिकेट एक लार्जर ऑडियंस के साथ कर सकते हैं, तो क्या इखलाकियात के जो लेवल हैं उनमें भी तब्दीली आ जानी चाहिए? क्या आपको लिबरल हो जाना चाहिए? क्या आपको मादर पिदर आज़ाद हो जाना चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका आज जो लोग तनकीद करते हैं वो इसका जवाब दें। अगर तो पुरानी रवायात के ऊपर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को सज़ा नहीं दी गई, तो नए मीडिया के ऊपर भी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर नया मीडिया कोई इखलाकियात का नया पैमाना या कोई नई मंजिल तय करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए नया कानून ज़रूरी हो जाएगा। नहीं, मगर राना साहब, मसला ये है कि कार्टून्स अगर टेलीविजन पर चलाए जाते हैं या अखबारात में शाये होते हैं या पैरोडीज़ होती हैं मुख्तलिफ मज़ाहिया शोज़ में, टेलीविजन पर मुख्तलिफ चैनल्स पर जो शोज़ चलते हैं उसमें पैरोडीज़ होती हैं, आप उसको तो इस दायरे में नहीं ला रहे, लेकिन अगर यही काम कोई इंडिविजुअल सोशल मीडिया पर करेगा तो वो इस कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। मेरा ख्याल फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम की टेलीविज़न के ऊपर पाबंदी नहीं होगी, उसके ऊपर सज़ा नहीं मिलेगी, उसी क्वालिटी की चीज़ के ऊपर सोशल मीडिया पे भी नहीं होगी। अगर सोशल मीडिया कोई लेवल्स को ब्रेक करना चाहता है, कोई बैरियर्स तोड़ के ज़्यादा आगे जाना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा माशरा जो है वो मादर पिदर आज़ाद माशरा नहीं हो सकता। तो यही एक फ़र्क है कि हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन हम ज़रूर ये चेक, जब आपने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर गलत किस्म की बनाई गई, पाकिस्तान के अंदर कितनी तकलीफ पहुंची, सही, और हम उनका कुछ भी नहीं कर सके। तो अगर आज इसी किस्म की चीज़ें आप किसी के साथ जातियात पे आ जाए और कोई इस किस्म की हो, और पाकिस्तान में देखें, एक अंग्रेजी का बहुत घिसा पिटा मिसाल है कि टेस्ट ऑफ द पाई इज इन ईटिंग इट। जब ये कानून आ जाएगा और उसके अंदर ज्यादती होती नजर आएगी और अवाम महसूस करेंगे कि ज्यादती है, तो वो कानून तब्दील किया जा सकता है। ये कोई आखिरी हर्फ नहीं होता। इसी तरह से जब हम ये जो हमारा जो आजकल ये वॉर ऑन टेरर के लिए जो लॉज फ्रेम किए गए, उस वक्त बड़े एतराज़ात किए गए कि जी मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगे, शरीफ लोगों को अंदर कर दिया जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इतनी बहस हुई, 3 महीने वो चलती रही। आज मुझे बताएं कि उन लॉज के बाद कोई किसी के साथ जुल्म हुआ, कोई किसी के साथ ज्यादती हुई और आपके अंदर, मुल्क के अंदर एक निज़ाम बेहतरी की तरफ आ गया। ये जो क्या सराहियां हैं कि जी ये पनामा लीक्स के लिए है, फलानी चीज़ के लिए, ये पॉलिटिकल डिबेट्स हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में कानून होने चाहिए, उनका एहतराम भी होना चाहिए, लेकिन अब जब अगर कोई कानून ऐसा आ जाएगा जिसके साथ
आप महसूस करेंगे कि सप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, आज़ादी दबाई जा रही है, तो असेंबलियां इसीलिए बैठी होती हैं कि उन कवानीन को तब्दील कर लेते हैं। सही है, सही है। चलें, अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की भी गई हैं। मुझे असद बेग साहब ज़रा आम लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए ज़रा बताइए कि आम आदमी जो एक इस वक्त सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट कर रहा है, किस तरह की पोस्ट, किस तरह की स्टेटमेंट्स, किस तरह के जोक्स, लतीफ़े जो इस कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे, ज़रा ताकि लोगों को भी पता चले कि उन्हें किस तरह से बाखबर रहना चाहिए या मोहतात रहना चाहिए। शुक्रिया असद। पहली बात तो ये है कि जो सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ से पढ़ाने का, वो इखलाकियात के नाम पे और शायद रिलीजन के नाम पे ये कह के कि वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा पुराना हमारा गवर्नमेंट का, स्टेट का नैरेटिव रहा है, हमेशा से ही रहा है। आपके सामने उस पर बात नहीं करते। लेकिन जो हमारा असली कंसर्न है वो शायद इखलाकियात से और मोरालिटी से और हेट स्पीच से शायद रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। वो है उन चीज़ों से जहाँ पे आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं उन लोगों को जो कि शायद डेटा लीक करते हैं, किसी ना किसी सूरत में कर सकते हैं। ये बहुत, अगेन इस पे मैंने पहले भी बात की है, तो इस पे दोबारा बात मेरे ख्याल से नहीं करते, आगे चलते हैं। ठीक। जहाँ पे असली हमें प्रॉब्लम शुरू होता है वो ये है कि कुछ क्वालिफायर्स होते हैं जो कि किसी भी ऑफेंस को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। अब मसलन यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है डिसऑनेस्ट इंटेंशन एंड क्रिएटिंग हेट्रेड। अच्छा, अगर इन दोनों के दरमियान एंड होता तो शायद हम मान लेते हैं कि क्रिएटिंग हेट्रेड एंड डिसऑनेस्ट इंटेंशन, लेकिन उसके दरमियान और है, यानी कि वो अलग अलग देखे जाएंगे। तो अब मुझे ये राना साहब भी बता दें कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिएटिंग हेट्रेड। हमारे इस लॉ में तो ये डिफाइन कम से कम नहीं है कि क्रिएटिंग हेट्रेड क्या होता है। और पनामा लीक्स, जिस तरह भी जबरान ने कहा, बहुत अच्छी बात की। पनामा लीक्स को पिछले 1 साल से, जब से वो आई है, मैं तो टेलीविजन जब से भी देख रहा हूँ, उसको तो ये कह के डिफेंड किया जा रहा है कि इट्स हेट स्पीच अगेंस्ट PMLN। और मैं अगेन पॉलिटिकल नहीं होना चाहता यहाँ पे, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। दूसरी बात है वेरी क्विकली ये कि वेरी क्विकली मैं अब इसमें बात अपनी पूरी कर लूँ। जहाँ पे आपने ये कह दिया ना कि एक ऑफेंस आपने बना दिया और उसमें आपने ये कह दिया कि ये चीज़ें हैं, क्वालिफायर्स हैं, और उसमें कोई आपने प्रोवाइजो नहीं लगाया ताकि आप आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को उस कानून से बाहर निकाल सकें, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। यहाँ पे ये बहुत सीरियस, जब भी हमने कोई उस पे अमेंडमेंट की है, एक नई ऐसा ड्राफ्ट सामने आया जो कि उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है। सही है। चले, मैं मजीद असद बेग साहब, जरा मैं आपको रोकूंगा, मजीद आप बात करूंगा आपसे, लेकिन डॉक्टर आयशा मेरे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको एक साइबर क्राइम बिल के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस शायद हो रही थी, उसमें मैंने आपको सुना, बड़ी आपने जज्बाती तकरीर की। बुनियादी एतराज़ात क्या हैं आपके इस बिल के ऊपर? क्यों आपको लगता है कि ये इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है, आवाज़ लोगों की दबाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है? आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है ये? देखें जी, पहले तो शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का। बेसिकली ये जो लॉ है, ये इसके लिए एक ही टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए और वही सबसे अच्छी टर्म है, और वो ये है कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है। ये मॉरल डिक्टेटरशिप जो है ना, इसको इंट्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है, ये इखलाकियाती आमरियत का दूसरा नाम है। ये बेसिकली देखिए, अगर आप ये जो पूरा बिल है ना, ये इट्स सेल्फ वेग बिल है। जिस तरह नून लीग जो भी पॉलिसी लेके आती है ना, वो वेग होती है ना, उसी तरह इनका लाया हुआ ये बिल भी ना वेग है, बिल्कुल इनकी हर पॉलिसी की तरह वेग है। आप इस बिल के किस बुनियाद पर देखिए, आप इस बिल के जो सैलिएंट फीचर्स हैं, अगर जरा उनके ऊपर गौर करें। पहली टर्म, जैसे कि अभी यहाँ पर एक बात कर रहे थे हेट स्पीच की, पहला जो क्लॉज है ना इसका, वो हेट स्पीच के ऊपर है। अब मुझे बताएं, हेट स्पीच है, कितनी ब्रॉड टर्म है, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? भैया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी मर्जी है, मेरा ओपिनियन है, मैं समझती हूँ अगला बंदा चोर है तो मैं तो बोलूंगी अगला बंदा चोर है। आप कैसे मेरा? लेकिन आपके पास शवाहिद तो होने चाहिए ना, आपके पास सबूत होने चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं अब आप शवाहिद की बात करते हैं। अच्छा, अब आप मेरी बात सुने। अब होली फैमिली हॉस्पिटल है, ठीक है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताती हूँ, वहाँ के पीड्स वार्ड के अंदर चूहे आके एक बच्चे को काट के चले जाते हैं। ठीक है, मैं उसकी तस्वीर नहीं ले सकती क्योंकि मुझे पहले उस बच्चे के बड़े होने का वेट करना पड़ेगा। वो बड़ा हो तो मैं उसकी इजाजत लूं या मैं उसके माँ बाप की इजाजत लूं, उसके बाद वो मैं पिक्चर पोस्ट करूं, क्योंकि आप शवाहिद की बात कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता। दुनिया के कौन से मुल्क में आप इस तरह से जो है वो मॉरल डिक्टेटरशिप लोगों के ऊपर डाल देते हैं? इस तरह तो कहीं भी नहीं होता। खुद सोचें जरा, ये जितने पार्लियामेंटेरियंस है ना, जिनको हम अपने वोट से सिलेक्ट करके लेके आते हैं, ये ना चोरी चुकारी पे एक जगह इकट्ठे होते हैं, ना डाके पे इकट्ठे होते हैं, ना ये आपके थाना कल्चर पे कोई बात करते हैं, ना ये पनामा लीक्स पे इकट्ठे होते हैं, ना इनको लोड शेडिंग नजर आती है, इनको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन साइबर क्राइम बिल पे सारे इकट्ठे। ठीक है, चलें, ठीक है, जरा मेरे साथ रहेगा, एक मुख्तसर ब्रेक ना
जो कह रही हैं डॉक्टर आयशा कि ये वेग बिल है, इस पर तो एतजाज़ ऐसा ने भी कहा कि ये मुबहम है ये बिल, इसमें मालूम नहीं होता कि अदालत का इख्तियार क्या है, तहकीकाती इदारों का इख्तियार क्या है। कहीं पर कुछ इख्तियार तहकीकाती इदारों को दे दिए गए हैं, कहीं पर कुछ इख्तियार अदालत को दे दिए गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुबहम हैं। ये एतराज़ तो एतजाज़ ऐसा ने भी उठाया है। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मैं जिब्रान नासिर साहब के पास जाता हूँ और ये जो डॉक्टर आयशा बात कर रही थी इसका जवाब राना साहब से लेते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अब राना साहब, अभी डॉक्टर आयशा बात कर रही थी, एक मिसाल दे रही थी कि अगर बच्चों को पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में चूहे ने काट लिया है तो मैं इसको पोस्ट नहीं कर सकती, या मिसाल के तौर पर अगर मैं ये पोस्ट करूं कि लाहौर में जी जो अगवा की वारदातें हैं उसमें बहुत इजाफा हो गया है और पुलिस गफलत की चादर ओढ़े सो रही है। अब मेरा ये जुमला कि पुलिस गफलत की चादर ओढ़े सो रही है और मैं उसका एक जवाब फराहम कर रहा हूं, तो ये जुमला भी मेरा, इस जुमले की बुनियाद पर मुझे गिरफ्त में लिया जा सकता है, मुझे जेल जाना पड़ सकता है। तो ये तो राना साहब पे ब्रीदिंग स्पेस खत्म करने वाली बात नहीं हो गई? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ऐसा होगा। ये चीजें तो सर होगा या नहीं होगा, लेकिन कानून के होगा या नहीं होगा, नहीं राना साहब होगा या नहीं होगा, लेकिन कानून के मुताबिक इस पर जरूर एक्शन लिया जा सकता है। नहीं लिया जाएगा, ये पहले भी आ चुका है और जो बात उन्होंने पहले किया वो ज्यादा सीरियस है। जो उन्होंने कहा जी मैं अगर ये कह देती हूं कि मियां नवाज शरीफ करप्ट हैं तो मुझे कोई पूछे ना। मैं डॉक्टर साहबा से पूछना चाहता हूं, अगर मैं इनकी जात पे कोई इल्जाम लगा दूं और सोशल मीडिया के जरिए 2-3 लाख या 10 लाख और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में फैला दूं, वो सीरियस इल्जाम भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ये एक नालायक डॉक्टर हैं, इनका कैरियर तबाह हो जाएगा, इनको रिलीफ कहां से मिलेगा। सिर्फ मैं इल्जाम लगा दूं कि मैं गया था वहां पे ये हुआ और आई थिंक कि ये नालायक डॉक्टर हैं। ठीक जी, नालायक। तो आपका क्या ख्याल है कि इनका राइट जो है, इनका राइट कौन प्रोटेक्ट करेगा? इनका राइट स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। इन्होंने एक ही जबान से इल्जामात लगा दिए कि जी पॉलिटिशियन जो हैं उनको पता नहीं है, लोड शेडिंग, कानून साजी, ये पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान में सही है। चले इसका जवाब अगर आप देना चाहें डॉक्टर आयशा, इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें आप जी। देखिए मेरी बात सुनिए जरा, ये भी बात कर रहे हैं थीफ और करप्ट होने की। अच्छा, मैं अगर प्रूफ ले आऊं, फिर मुझे एक बात बताएं, मैं प्रूफ ले आती हूँ, अब वो कौन डिफाइन करेगा? फिर आप अदालत में चले जाएं, घसीटेंगे, आप अदालत में चले जाएं, घसीटेंगे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का यही काम है, आप खुद अदालत में जाएं, छोड़ देंगे, वो फेसबुक को छोड़ देंगे, वो अदालतों में जाते हैं। ये अदालतें, इनसे आप चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा जहाँ पर एक एक बंदे का। आयशा हद के लिए मैंने पिछले दिनों ट्रेंड किया, आयशा हद पिछले 6 साल सोशल मीडिया पे आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया डॉक्टर आयशा, मीडिया पे आपको इंसाफ मिलेगा। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। जिब्रान साहब देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता अगर तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं प्रोग्राम में, उन्होंने कानून का लेटेस्ट वर्जन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। 21 पेजेस पे 51 शिक पे मुश्तमिल है वो लॉ, जो कि सेनेट की कायम कमेटी जो कि IT के पर बनी हुई है उसने उसको पास किया। हम अगर उस लॉ को रेफर करेंगे तो उसके अंदर उन्होंने पहले हेट स्पीच डिफाइन नहीं था। हेट स्पीच सिर्फ ये कहना नहीं कि जी कोई चोर है तो वो हेट स्पीच हो जाएगा। अगर फ़िक्के, नस्ल या सियासी बुनियाद के ऊपर अगर आप नफरत फैलाने के लिए, सियासी भी बल्कि नहीं है, सेक्टेरियन और एथनिक है उसमें फोकस, नफरत फैलाने के लिए अगर आप कोई बात कहते हैं जिससे आपको पता है कि लड़ाई हो सकती है, और ये कानून ऑलरेडी एंटी टेररिज्म एक्ट 1987 में भी एग्जिस्ट करता था, उसको हेट स्पीच के जुमरे में लेके आए हैं। सिर्फ किसी पे तनकीद करना जो है वो हेट स्पीच में नहीं आ रहा। और साथ साथ मैं एक बात करना चाहूँगा, राना अफजल साहब से माशाल्लाह बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं सर। डिक्शनरी जो है बाजार में कहीं से भी अवेलेबल होती है। लिबरल के मायने जो है मादर पिदर आज़ाद नहीं होते। साथ में आपने जिक्र किया कि जी मिलिट्री कोर्ट बन गए, बड़ा शोर हो रहा था, क्या हुआ? उसके बाद आप कहते हैं कि जी अगर लॉ ईटिंग द पाई इज द रियल टेस्ट, तो लॉ में अगर वायलेशंस होंगी तो लॉ चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह से 30 साल हो गए हैं, पीट पीट के थक गए कि कितनी वायलेशन और अब्यूज़ होता है ब्लास्फेमी लॉ का। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ब्लास्फेमी लॉ को क्रिटिसाइज करना ब्लास्फेमी नहीं है, मगर उसके ऊपर कोई भी प्रोसीजरल अमेंडमेंट 30 साल में नहीं हो सका। तो ये लॉलीपॉप तो अवाम को आप ना दें। फिर आपने बात की अखलाकियात, तो फिर अखलाकियात की जब हम बात करते हैं तो अखलाकियात के ज़ुमरे में तो ये भी आता है कि हमारा साहिब इक़्तिदार वज़ीर आज़म जो है उसके एसेट्स मुल्क के बाहर नहीं होंगे। अखलाकियात के पैमानों में तो बहुत कुछ आता है। इनको सिर्फ जो है जुमला लफ्ज़ी जमा खर्च जो है या कोई टॉन्ट या सटायरी अखलाकियात के ज़ुमरे में नज़र आता है। हक और सच और अखलाकियत की अगर बात करते हैं तो वो पहले भी किसी कौम में साहिब इक़्तिदार से शुरू होता है मैयार, फिर बाद में नीचे अवाम तक आता है।
तो प्रायोरिटी अपनी रीअरेंज कर लीजिए। और मैं फिर कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जहाँ तक जर्नलिज्म की बात है या इन्वेस्टिगेशन की बात है या ऐसी चीज़ें पब्लिक करने की बात है जो कि रियासती इदारों को या हुकूमत को नुकसान पहुँचाएंगे, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा यकीनन अटैक होगा इस बिल के बाद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फरहान विरक मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। फरहान साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपको भी क्या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ एतराज़ात हैं इस बिल के ऊपर? सर, इस बिल के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले तो इस बिल की शक्ल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब जो तरमीम हुई है उसके बाद बिल की हालत थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया इस बिल के बाद मुकम्मल तौर पर सिक्योर है। इस बिल की जो शिकें हैं, सेक्शन 7 का पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये हमारे नज़दीक सोशल मीडिया का कत्लेआम है। ये कत्लेआम किस तरह मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि ए थ्रेट इज यूज्ड टू कोर्स, इंटिमिडेट, ओवरऑ और क्रिएट ए पैनिक और इनसिक्योरिटी इन गवर्नमेंट। तो सर, इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान गो नवाज गो कहता है और इससे हुकूमत की सफ़ों में पैनिक फैल जाता है या फियर आ जाता है, तो उस इंसान को इस लॉ के तहत साइबर टेररिस्ट करार दिया जाएगा और उसकी सजा 14 साल कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माना है। अच्छा, तो ये किस तरह का इंसाफ है और किस किस्म की आज़ादी है कि अगर आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करेंगे और हुकूमत उससे पैनिक हो जाती है या डर जाती है, तो उस पर आपको 14 साल कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। सही। कुछ अच्छा, मुझे फरहान विरक साहब कुछ और चीज़ें आप ऐसी बता सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त तो जाहिर है मुकम्मल आज़ादी है, लोग मुख्तलिफ तरह की पोस्ट करते हैं, बाज़ दफ़ा वो नाजेबा भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ अगर अखलाकियात के दायरे में रहते हुए भी मुस्बत तनकीद लोग करते हैं, तो क्या इसके बावजूद वो इस कानून की जद में आ जाएंगे? इसका खदशा मौजूद है? सर, पाकिस्तान में कानून का मिसयूज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मैं अब आपको इसी सेक्शन 7 का पॉइंट 3 बताऊं, तो इसमें लिखा हुआ है कि सीवियर इंटरफियरेंस विद सीरियस डिसरप्टिंग और सीरियसली डैमेजिंग अ मास ट्रांसपोर्टेशन और मैस ट्रैफिक सिस्टम। मतलब ये है कि कोई इंसान सोशल मीडिया पर ये लिख देता है कि मुझे मेट्रो बस पसंद नहीं या मेट्रो बस के ऊपर हम पैसे जाया कर रहे हैं, तो इस कानून के तहत वो इंसान भी साइबर टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाता है और उसको 14 साल कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ता है। हमें कानून चाहिए। कानून अगर फौजी इदारों के खिलाफ कोई भी बदजुबानी करे, कोई फिरका वराना मुनाफरत फैलाए, कोई दूसरे को गालियां दे, कोई बदजुबानी करे, कोई बदअखलाकियत करे, हमें उसके लिए कानून की जरूरत है। राना साहब, मुझे लगता है आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं मुसलसल आपकी बात सुन के। जी राना साहब, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, और मैं सोशल मीडिया, मैं फेसबुक भी यूज करता हूं और चीजें भी यूज करता हूं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे जैसा एक 65-67 इयर्स ओल्ड और दूसरी तरफ 18 साल का बच्चा, और वो दोनों कर रहे हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रिमार्क्स पास करें। देखिए, ये कभी ऐसा नहीं होगा। जो दूसरे मीडियाज पे चीजें अलाउड होंगी वो सोशल मीडिया पे भी अलाउड होंगी। लेकिन हमें, जब मैं कहता हूं कि मादर पिदर आजाद, कैसे फिर रेगुलेट करें जिसके अंदर हर एज ग्रुप इन्वॉल्व है, हर किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं, और वो आपको कोई बॉम्ब स्केयर डाल दे कि फलानी जगह बॉम्ब स्केयर हो गया जी, आपकी सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिसरप्ट कर दे। पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म की सोशल मीडिया बड़ा एकदम से वो न्यूज़ राना साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के, तो हम उसको रेगुलेट कैसे करें? नहीं, मगर राना साहब, अगर जब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो चीज़ें अलाउड हैं वो यहाँ सोशल मीडिया पे भी अलाउड होंगी, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर तो कोई नहीं कहता कि जी मेरी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया, इसको 3 साल के लिए जेल डालो। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के हवाले से कोई कह देता है कि मुझे मेरी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया, 3 साल के लिए जेल डाल दो, तो यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल होता है। मेरे ऊपर एक टेलीविजन ने झूठा इल्जाम लगाया। मैं पैमरा में कोर्ट में गया हूं। पैमरा के डिसीजन के बाद मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन वो आपके पास रेमेडीज मौजूद हैं। ये अगर आपके ऊपर कोई झूठी तोहमत लगाता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो मुझे ये बताएंगे इतने बड़े मीडिया को, जो सोशल मीडिया, इसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे रेगुलेट करना है? एक सेकंड राना साहब, मेरी बात सुन लें। कोई भी आप पर तोहमत लगाए, आप उसको बिल्कुल सू करें, ये आपका बिल्कुल लीगल राइट बनता है। लेकिन हमारा मौकफ ये है कि जब कायदे-आज़म ने फरमाया था कि हुकूमत पर आप जिस तरह से चाहें तनकीद कर सकते हैं, इस कानून में आपने तनकीद का हक छीना है। तोहमत लगाना या किसी को सू करना वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज आ जाती है। आप इस लॉ का सेक्शन ए और बी पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। देख लूंगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साइबर क्राइम बिल जिसको शदीद अवामी तनकीद का सामना है और हुकूमत ने जाहिर है इसको पास करवाने के लिए बड़ी पुरज़्म है। सेनेट ये पास हो भी गया है, कौमी असम्बली में अब जाएगा और इस तनकीद का जवाब भी राना साहब दे रहे हैं। मैं राना साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त तनकीद आपके सामने यहाँ हमारे शो में भी हो रही है, आप नहीं समझते कि कम अज़ कम अवाम की तरफ से आने वाला जो रद्द-ए-अमल है उनको दूर करना या लोगों को सेटिस्फाई करना भी तो बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है? और अगर इसको सिर्फ सेक्टेरियनिज्म या टेररिज्म या मजहबी मुनाफरत तक ज़्यादा महदूद रखा जाए और कम अज़ कम ये अलाउ कर दिया जाए कि लोग अपना कैथारसिस कर सकें, यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकें और इसमें अगर हुकूमत को कुछ तनकीद बर्दाश्त भी करना पड़े तो हो जाए, तो ये क्या ज़्यादा मुनासिब ना होगा? देखिए, मैं इस डिबेट को क्लियर करने के लिए मुख्तसरन दो बातें करूंगा। हुकूमत का काम है कानून साजी करना, हुकूमत का काम सजा देना नहीं है। हम केस तो बना सकते हैं लेकिन इसका फैसला जजेस ने करना है। लेकिन जजेस ने भी तो इसी कानून के तहत करना है ना सर, अदालत ने भी तो इसी कानून की रोशनी में सजाएं देनी है ना सर। मैं वही बात करने लगा था कि जजेस के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है कि सोशली एक माशरा किस चीज को किस हद तक एक्सेप्ट करता है, किस हद तक एक्सेप्ट नहीं करता। वो जजेस हमारे ऑनरेबल सीनियर सिटीजन्स होते हैं और वो इस माशरे की कदरों को जानते हैं और इसीलिए इसके ऊपर पत्थर पे लकीर नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ सर अदालतों को जाकर फेस करना और किसी भी केस को भुगतना भी सजा से कम नहीं है। सजा होना या ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन अगर कोई इस प्रोसेस में पड़ गया, चाहे अदालत उसको बरी ही क्यों ना कर दे, तो ये भी शायद एक आम आदमी के लिए सजा से कम नहीं है। देखिए, मैं यही कह रहा था कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर गवर्नमेंट इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लोगों को जो माशरा कबूल नहीं करता और माशरा फील करेगा कि गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है तो वो गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो जाएगी, उसको लोग वोट आउट कर देंगे। ये ऐसी चीजें हुआ नहीं करती। सही है। लेकिन जो कवानीन होते हैं उसके स्टेजेस हैं और ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि कोई ऐसी ज्यादती होने नहीं जा रही और हमारे जजेस जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर मुनासिब फैसले करेंगे। ठीक है, मैं असद बेग की तरफ आने से पहले जरा मेरे साथ उमैर सोलंकी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम को मेंबर हैं। उमैर सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया। आपका और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस बिल के हवाले से, खासतौर पर जो सोशल मीडिया टीम है वो किस तरह से देख रही है इस कानून को? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमारे चेयरमैन साहब ने भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था कि अगर इस बिल में तरामीम न की जाए तो पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये हिदायत जारी की थी कि इस बिल को ड्राफ्ट कर दिया जाए। देखो, बिल की ड्राफ्टिंग में अल्फाज के चुनाव से ये लग रहा था कि ये क्राइम बिल नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी से, यानी कि जो सियासी कारकुनान है उनसे ज्यादती करने का एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। कैसे लगता है आपको सोलंकी साहब, ये किस बुनियाद पर आप ये बात कह रहे हैं? या आप एजम्पशंस की बुनियाद पे तो नहीं कह सकते ना? देखें, इस बिल में पीटीए को इतने इख्तियारात दे दिए गए थे कि वो किसी भी शहरी की मालूमात और इस्तेमाल शुदा मवाद की निगरानी कर सके। मतलब यानी आज़ादी इज़हार राय पे आमरीतों में इतनी पाबंदी नहीं आज तक लगाई गई जितना अभी ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लगाने जा रही थी। पीपल्स पार्टी ने और अपोजिशन जमातों ने 50 तरामीम पेश की जिसे कबूल भी किया गया और इसके बाद अभी भी ये आपने मौक़िफ़ सुना होगा पीपल्स पार्टी का, एतजाज हसन साहब का जी। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि अब भी ये पसंदीदा कानून नहीं है। ठीक है, तो इतना इख्तियारात दे दिए गए, अगर सब फैसले ये साइबर क्राइम बिल के जरिए किए जाएंगे, ठीक, यानी बहुत ज्यादा इस तरह का बिल बना दिया गया कि आम आदमी को यूं समझ लें कि आम आदमी पर आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, सही है, साथ रहिएगा जरा। असद बेग साहब, अब आपने क्या प्रपोजल सबमिट किए हैं सेनेट में कि अगर ये कुछ तरामीम ले आई जाएं तो शायद फिर ये काबिल कबूल हो जाए? वो बुनियादी प्रपोजल्स क्या हैं आपकी तरफ से? असद, प्रपोजल्स से पहले मैं आपके प्रोग्राम में कुछ बातें हुई हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड अगर मैं स्ट्रेट करूं विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। पहले तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने बिल पढ़ा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट इज़ नॉट सोशल मीडिया।
गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है ये लग रहा है कि वो सोशल मीडिया के लिए कानून बना रहे हैं, हालांकि कानून बन रहा है फॉर एवरी डिजिटल डिवाइस, एवरी डिजिटल डेटा सेट इन द कंट्री, चाहे वो किसी कंप्यूटर पे हो, चाहे वो किसी हार्ड ड्राइव पे हो, उसमें प्रिंटर्स जो भी हैं, आम एक उसमें इंटरनेट faxes भी कैफे हैं, है या कोई भी everything कंपनी है उसको भी कहा गया है कि 3 माह कम से कम आप अपने डेटा को सेफ रखेंगे, हमारा अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। 1 साल सर, 1 साल का डेटा, 1 साल का वो डेटा सेव रखेंगे, पर्सनल डेटा, सबका मोबाइल फोन ट्रैफिक डेटा। तो ये बात जहन में रखी जाए जब राना साहब या कोई और बात करता है, ये सोशल मीडिया का काम नहीं है, ये पूरे इंटरनेट पे, आईसीटी पे, पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स पे हर किसी पे लॉ लगेगा। तो सोशल मीडिया को जहन में रख के खुदारा लॉ ना बनाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं विर्क साहब के कमेंट पे बात करना चाह रहा था, उनसे बात नहीं हुई, लेकिन पीटीआई ने तो सर क्लीन चिट दे दी है इसको सेनेट में। सही। शिबली फराज साहब इस कमेटी का हिस्सा थे एंड ही इज अच्छा, ऑन द फरहान रिकॉर्ड विर्क जो है वो पीटीआई के ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं है। ऑफिशियल टीम का जो हिस्सा है फैसल जाफरी, वो मेरे साथ मौजूद है, उनका मौक़िफ़ हम ले लेते हैं पीटीआई का। फिर मेरे पास बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल। शिबली फराज साहब क्लीन चिट दे दी है जी। फैसल जाफरी साहब, अब पीटीआई को तो पसंद आ गया ये कानून। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये जहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई को कानून पसंद आ गया है, तो मैं इसमें आपको ये बताते चलूँ कि जब नेशनल असेंबली से ये कानून सेनेट की तरफ आया था, उसके बाद आईटी कमेटी के हेड हैं शाही सैयद साहब, उन्होंने इसकी एक सब कमेटी बनाई जिसमें 2 मेंबरान थे, पीपल्स पार्टी की जानिब से उस्मान सैफुल्लाह साहब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से शिबली फराज साहब। जब ये कमेटी बनी है, ये रमज़ान के दिनों में ये इनके पास सब कमेटी आई है और इनकी सारी प्रोसीडिंग्स रमज़ान के दिनों में और ये सारी चीज़ों में इन्होंने इस पे डेलिब्रेशंस की हैं और मोर देन 10+ इनके इजलास हुए हैं। ठीक है, सही है, वो सही है। अब मुझे अपना मौक़िफ़ बता दीजिएगा ना सर कि आप शिबली फराज साहब के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, सेकंड करते हैं। देखिए, शिबली फराज साहब, सिर्फ शिबली फराज नहीं, ऑपोजिशन की जितनी भी जमातें थी उन्होंने इस बारे में ये कहा है कि ये एक इम्परफेक्ट लॉ है। इसमें तमाम अपोजिशन की जमातों का यही राय है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या वो पीपल्स पार्टी की जानिब से एंड टाइम पे अमेंडमेंट्स आई हैं एतजाज एहसन और शहीर रहमान साहबा की जानिब से। ये एक इम्परफेक्ट लॉ है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये कि अगर विसल ब्लोइंग का प्रोविजन, जो कि सोशल मीडिया की या इन डिजिटल वर्ल्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विसल ब्लोइंग का प्रोविजन, वो इस लॉ में नहीं है, इस ड्राफ्ट में नहीं है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो इसके लिए एक नया प्रोविजन लेकर के आएंगे। अभी हम उनकी इस बात को बाय कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वो एक नया लॉ लेकर के आएंगे। ऑपोजिशन इस बात पर सेनेट में मुत्तहिद है कि अगर वो नहीं लेकर के आते तो हम अपना ड्राफ्ट खुद प्रेजेंट करेंगे। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। बस मैं फैसल साहब, मेरे पास असल में वक्त कम रह गया है, मैं माजरत चाहता हूँ। राना साहब, आखिरी मिनट है, आप ये जो कहा जा रहा है कि हुकूमत कुछ प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कर लेगी, नया बिल आएगा, तो आपको लगता है कि जो बड़े एतराज़ात हैं, जिसमें खास तौर पर ये एतराज़ात उठाए गए हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है इसकी कुछ शिकों की वजह से, तो सर इस पर नजरसानी की गुंजाइश मौजूद है? देखें, असेंबलियां सारा साल इसीलिए काम करती हैं कि हम सारा साल लेजिस्लेशन करते हैं। जहां हम महसूस करते हैं और जहां ऑपोजिशन पॉइंट आउट करती है या गवर्नमेंट को महसूस होता है कि इस लॉ में चेंज आनी चाहिए, हम सारा साल यही काम करते हैं। देखें, अब आप इस बिल को देख लें कि नेशनल असेंबली ने पास किया, सेनेट जिसके अंदर अक्सरियत हमारी नहीं है, उन लोगों ने इसको अमेंड किया और अब उन्होंने अमेंड करके इसको पास किया और अब वो पास करके फिर नेशनल असेंबली में जाएगा और हम उसको पास करेंगे। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर एक बड़ी डिबेट हुई, बड़ा इस पर अगर कंसेंसस डेवलप ना भी हुआ तो भी आपके पास अददी अक्सरियत है, आप इसको पास तो कर सकते हैं। देखिए, हम अगर महसूस करेंगे, हमारी जो हमें अपना भी इंटरेस्ट होता है कि कल को एक ऐसा बिल हम ले आए जो अनपॉपुलर हो और हमारी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचे, हम वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे। हम ऐसा ही बिल लेके आएंगे जो आवाम की डिमांड्स और उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। असद बेग साहब, आपका भी शुक्रिया। फैसल जाफरी मेरे साथ मौजूद थे, दीगर लोगों शिरकत की, जिब्रान आसिफ भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। साइबर क्राइम बिल जिसको सेनेट में पास किया जा चुका है और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई हैं और इन अमेंडमेंट्स की वजह से वापस ये कौमी असम्बली में जा रहा है, इस पर बहस होगी, दोबारा से इस पर काम होगा और लगता यही है कि ये बिल मंजूर तो हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इसके गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने से कैसे रोका जाएगा, ये हुकूमत के लिए चैलेंज है और इसको यकीनी बनाना ज़रूरी है। यह आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।